हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो आप लोग को मैंने मिस्र की सभ्यता के बारे में बताया था, थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था कि मिस्र की सभ्यता में क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ पे पनपी थी ये। उसके बाद आपका जो है उसके पहले आपका मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो टॉपिक आपका ख़त्म हो गया था। तो अभी हम देखेंगे कि मिस्र की सभ्यता को कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है, इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग को इस वीडियो के बारे में बताने से पहले जो लास्ट वीडियो आपको भेजी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या है, इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें और हैं, कौन कौन से युग थे मिस्र की सभ्यता में। तो आप लोग को लास्ट वीडियो जो भेजी थी उसमें बताया था कि जो 4 सभ्यताएं थी पूरे विश्व में जो नदी घाटियों पे पनपी थी, तो उन चारों के नाम भी बताए थे, आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो इन चारों जो सभ्यताएं थी जो नदी घाटियों पर पनपी थी, इन सभी ने जो है मिलजुल कर एक दूसरे की नींव का निर्माण किया, योगदान दिया और कालांतर में विश्व के दूसरे भागों में अन्य सभ्यताओं का भी विकास हुआ। इन्हीं सभ्यताओं के कारण ही। और जो मिस्र की सभ्यताएं, तो जो नदी घाटी सभ्यताएं थी, बताया था आपको कि इन सब की विशेषताएं लगभग मिलती जुलती हैं क्योंकि ये नदी घाटियों पर पनपी थी। तो वैसे ही मिस्र की जो सभ्यता है उसकी कुछ निजी भी विशेषताएं, मतलब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक भी हैं मिस्र की जो सभ्यता है उनकी। तो यह जो है प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। और इसने बहुत सारे सभ्यताओं को इसलिए प्रभावित भी किया जो अनेक स्थलों पर फैली हुई थी। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नील नदी द्वारा सिंचित एक छोटा सा देश है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में लीबियन रेगिस्तान, पूर्व में लाल सागर और दक्षिण में नील नदी से घिरा हुआ है। तो ये जो है चारों दिशाओं में बताते हैं कि किन दिशाओं में क्या क्या चीज़ें और किन से जो मिस्र की सभ्यता है वो घिरा हुआ है, किन के सेंटर में है मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी, तो आपको बताया था कि नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता स्टार्ट हुई थी। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके विकास में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए जिनके कारण, और उसमें प्राकृतिक आपदाएं भी आती थी, तो जिनके कारण उसमें बार बार विघ्न पड़ता रहा उस सभ्यता में। किंतु इसमें क्या हुआ, प्राकृतिक बाधाओं से सुरक्षित रहती थी। तो मिस्र पर ऐतिहासिक युग में केवल एक ही जाति ने आक्रमण किया था। आपको बताया था कि हिक्सास जाति जो है वो मिस्र की सभ्यता पर बस उसी ने आक्रमण किया था, हिक्सास जो जाति है उसने ही। तो जैसे जो आपका ये मिस्र की सभ्यता है तो ये जो है पूरी प्राकृतिक से भी सुरक्षित थी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी तो उसमें बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आती थी, आपको बताया था कि वो 4 से 5 बार नष्ट हो चुकी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो वैसे इसमें कोई ऐसे विघ्न नहीं पड़ते थे। विश्व में संभवतः मिस्र ही ऐसा देश है जहाँ मानव सभ्यता विकास 4 सहस्त्र वर्ष तक लगभग पूर्ण रूप से अपनी स्वाभाविक गति से होता रहा। तो यहाँ पे जो है 4000 वर्ष तक लगातार विकास चलता ही रहा। तो ये विश्व में सिर्फ मिस्र ही ऐसा देश है जहाँ पर इतने टाइम तक विकास पूर्ण गति से चलता रहा। नील नदी के कारण मिस्र की सभ्यता विभिन्न पहलुओं का विकास हुआ। आपको बताया था कि यहाँ पे नील नदी के कारण ही प्राकृतिक, आर्थिक और राजनीति के तीनों लाभ हुए थे। तो इसीलिए जो हेरोडोट्स थे, जो यूनानी इतिहासकार थे, उन्होंने नील नदी का वरदान इसको कहा हुआ था, किसको, मिस्र की सभ्यता को। और फिर इसमें ब्रेस्टेड ने भी अपने शब्दों में कहा था, वो मैंने आपको बता ही दिया था, समझा भी दिया था। फिर यहाँ पे ये लोग जो है मिस्र की जो नदी है नील नदी उसको, और यहाँ पे जो सूर्यदेव हैं उनको, तो दोनों को जो है वो जीवन जीने का कारण मानते हैं, उनकी सृष्टि की रचना मानते हैं, सर्वोच्च देवता मानते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव को उन्होंने रे नाम दिया था, बताया था आप लोग को। तो जो नील नदी है और जो सूर्य है, इन दोनों की शक्तियों में, महिमाओं में किसकी शक्तियाँ अधिक हैं, ये मतलब ये दोनों कंपैरिजन नहीं कर पाए इन दोनों में। मिस्र के जो निवासी थे, तो इन दोनों देवताओं में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए संघर्ष चलता रहा। तो अब हम आगे देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं मिस्र की सभ्यता में, कौन कौन से भागों में इसको डिवाइड किया गया था। तो चलिए देखते हैं। मिस्री पर 332 वर्ष ईसा पूर्व यूनानी आधिपत्य की स्थापना से पूर्व लगभग 30 राजवंशों ने शासन किया। अतः राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टियों से इस देश के राजवंशी काल को 8 भागों में विभाजित किया था। तो देखिए, जब यूनानी आधिपत्य की स्थापना से पूर्व, जब यहाँ पे जो यूनानी हैं, जब इन्होंने इनका यहाँ पे अधिकार नहीं किया था, आधिपत्य नहीं किया था, तो उसके स्थापना से पूर्व लगभग 30 राजवंश थे जो यहाँ पे शासन किया था, जिन्होंने
कहाँ पे, मिस्र पर। तो राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से इन सभी को जो है 8 भागों में, जो 30 राजवंश थे, राजवंश शासन थे, तो इनको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। राजवंशी काल कहा गया इन 8 को। तो देखते हैं कौन कौन से 8 भागों में इनको विभाजित किया था। प्रागवंशी युग, प्री डायनेस्टिक, फिर सेकंड है आपका राजवंशी युग, अर्ली डायनेस्टिक और आर्काइक युग, और आपका है प्राचीन राजवंश थर्ड, फोर्थ है प्रथम सामंतवादी काल, फिफ्थ है मध्य राजवंश, सिक्स द्वितीय सामंतवादी काल, सिक्स साम्राज्य काल, और सेवन है आपका पारवर्ती काल। तो ये जो है यहाँ पे आपको 8 इन्होंने भागों में डिवाइड किया है इसको, और ये प्रथम सामंतवादी काल, ये भूल गई थी मैं। तो ये सब भागों में इनको डिवाइड किया गया है। ये 8 भाग हैं, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना, तैयार कर लेना। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं बस उन्हीं युग के बारे में बताऊंगी, इन जो 8 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिन युग में कलाओं का विकास हुआ था वही युग एक्सप्लेन करूंगी आपको। बाकी ये इन 8 के नाम आप लोग याद कर लेना अच्छे से। तो हम देखते हैं प्रागवंशी युग, फर्स्ट जो है आपका प्रागवंशी युग एवं प्रारंभिक राजवंशी कला। तो इसके बारे में हम देखते हैं प्री डायनेस्टिक एंड अर्ली डायनेस्टिक आर्ट। प्रागवंशी मिस्र प्रारंभ में छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों की तुलना अनेक दृष्टि से सुमेरियन नगर राज्यों से की जाती है। अब देखिए, जो प्रागवंशी युग है मिस्र में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो ये छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित था। तो इनकी तुलना, इनका जो कंपैरिजन किया जाता है अनेक दृष्टियों से, वो सुमेरियन नगर से किया जाता है। क्यों? क्योंकि सुमेरियन नगर बताया था ना, छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित था आपका, तो इसी से तुलना की जाती है इनकी। किंतु सुमेरियन नगर राज्य ऐतिहासिक युग में उत्पन्न हुए थे, जबकि मिस्री नगर राज्य प्रागैतिहासिक युग में छोटे छोटे नगर राज्यों में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीय गुणों द्वारा पूजा जाता था। अब देखिए, जो सुमेरियन नगर है वो कब आया? ऐतिहासिक युग में आया, मतलब प्रागैतिहासिक के बाद आया। तो सुमेरियन जो नगर राज्य है वो ऐतिहासिक युग में उत्पन्न हुआ, जबकि जो मिस्री नगर है वो प्रागैतिहासिक युग में ही छोटे छोटे नगर राज्यों में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीय गुणों द्वारा पूजा जाता था। तो ये मानवीय गुणों द्वारा छोटे छोटे नगर राज्यों में पहले ही प्रागैतिहासिक युग से ही देखने को मिलता था। नागरिक जीवन और देश के शासन से धर्म का इतना अटूट संबंध था कि मिस्री भाषा में राज्य के लिए कोई शब्द नहीं था। अब देखिए, नागरिक जीवन और देश के शासन से, इन दोनों को जो है धर्म पर बहुत अटूट संबंध था इनका। तो इसीलिए इन्होंने मिस्र भाषा में कोई राज्य का शब्द ही नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं इनके पास। तो यही कह रहे हैं कि मिस्र भाषा में राज्य के लिए कोई शब्द ही नहीं था। अब आगे देखते हैं, वे राज्य को शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील संस्था मानते थे, जिसका प्रतीक फरोह था। आप देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है मैंने, शाश्वत और परिवर्तनशील, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे शाश्वत होगा और ये अपरिवर्तनशील होगा, परिवर्तनशील नहीं होगा यहाँ पे। तो वे राज्य को शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील संस्था मानते थे, जिसका प्रतीक फरोह होता था। तो राज्य जो है शाश्वत मतलब कभी नष्ट नहीं होने वाला, और अपरिवर्तनशील मतलब कभी उसमें परिवर्तन नहीं होते थे। तो राज्य को ये एक ऐसी संस्था मानते थे जो कभी नष्ट नहीं होगी और कभी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो जिसका जो प्रतीक माना था तो उसको फरोह कहते थे। तो फरोह के बारे में अभी आप आगे भी पढ़ेंगे। तो राज्य का जो प्रतीक होता था, प्रतीक कोई भी चीज़ हो सकता है, सिंबल जो है कोई राजा भी हो सकता है, कोई चिन्ह भी हो सकता है, तो उसको फरोह कहते थे। मिस्र निवासी मृत्यु के जीवन का अंत न मानकर एक घटना विशेष मानते थे। उन्होंने परलौकिक जीवन की कल्पना बहुत कुछ अपने जीवन के अनुरूप की थी। अब देखिए, जो मिस्र के निवासी थे वो मृत्यु को जीवन का अंत नहीं मानते थे। जैसे हम लोग मानते हैं कि हमारे जीवन का अंत हो गया है, तो ये लोग जो है मिस्र के जो निवासी हैं वो अंत नहीं मानते थे। वो मानते थे कि बस एक मृत्यु जो है वो बस एक घटना है। तो उन्होंने जो परलौकिक जीवन है, जो भगवान के यहाँ पे होता है, परलौकिक जो जीवन है, उनकी कल्पना वो अपने जीवन के अनुरूप करते थे। बहुत सारी चीज़ें जो है वो कल्पना करके मानते थे वो लोग, जो परलौकिक जीवन में होता है। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य की एक शक्ति विशेष का होती है, जो जन्म के समय उनके साथ आती है, जीवन भर उनके साथ रहती है और मृत्यु उपरांत भी ईश्वरीय न्याय के दिन तक मकबरे में रहती है। तो इनका मानना था कि ये मानते थे कि मनुष्य के साथ एक विशेष शक्ति आती है, जिसको ये लोग का कहते हैं। तो ये जो है इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेना। तो ये जो का होती है वो जन्म के समय मनुष्य के साथ आती है और जीवन भर उसके साथ रहती है और मृत्यु उपरांत भी उनके साथ रहती है। कब तक? जब तक ईश्वरीय न्याय नहीं होता कि उस आत्मा का करना क्या है, उस शक्ति का करना क्या है, किसका का।
तो वो तब तक मृतक शरीर के साथ ही रहती है और वो मकबरे में रहती है। जिन मकबरे में, अभी मकबरा आप लोग को बताया था, शायद मैंने जूम मीटिंग पे नहीं बताया होगा, तो आप लोग को बता दूंगी कि मकबरा क्या होता है। तो मकबरे में उनके साथ रहती है क्या, जो उनकी आत्मा होती है, शक्ति होती है, कौन सी, का, तो उनके साथ साथ रहती है। मृत्यु उपरांत उन्हें उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिनको वह अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं, और इसी विचार को यूनानियों ने भी अपनाया था। अब देखिए, जो मिस्र पर तो यूनानी ने बाद में आधिपत्य किया था, उसके पहले जो है ये मानते थे, मिस्र के जो निवासी थे, कि मृत्यु उपरांत उन्हें उन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बताया ना कि उनके साथ का जो शक्ति है वो रहती है, तो इनका मानना था कि उस शक्ति को भी इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी मृत्यु उपरांत, जिसको वह दैनिक जीवन में व्यवहार में लाते थे। जो मनुष्य है जिनको वो दैनिक जीवन में प्रयोग करता था, उपयोग में लाता था, व्यवहार में लाता था, उसको ज़रूरत पड़ती है उन वस्तुओं की, तो इसीलिए क्या करते थे, उन सामान को उनके साथ गाड़ देते थे। अभी हाँ, मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें ये मृतक शरीर के साथ करते थे, कैसे गाड़ते थे उसको, सारी चीज़ें। तो ये जो है उसके साथ सामान को भी गाड़ देते थे, और इसी विचार को जो यूनानी बाद में यहाँ पे आए उन्होंने भी इसको अपनाया था। तो अभी आपको आगे भी बताऊंगी मिस्र की या कला में प्रागवंशी युग में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो इसमें से रिलेटेड अगर आपको कोई भी परेशानी हो या फिर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, कन्फ्यूज़न हो, तो मुझे मैसेज करें। थैंक यू।